नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार कीजिए, यानी कंट्रियों की बात हो रही है। यहाँ पर आपके पास 4 कंट्री के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कितने देश हैं जो काजिंद 2023 अभ्यास में भाग ले रहे हैं। आपके ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान। अब आपको बताना है कि जो ऊपर आपने 4 देश पढ़े हैं उनमें से कितने सही हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, सभी सही हैं। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। अब 2 कौन से ठीक है, तो वो है एक तो भारत और एक है कजाकिस्तान। यानी जो काजिद 2023 का अभ्यास हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, तो वो हो रहा है कजाकिस्तान, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, और हमारे भारत के साथ में। यानी इस काजिद 2023 के अभ्यास में, यानी इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही कंट्री हैं, भारत और कजाकिस्तान। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। उस समय इसका जो नाम था वो क्या था, वो था अभ्यास प्रबल दोस्ती। उस समय इसमें सिर्फ भारतीय जो सेना है ना, जो थल सेना है, सिर्फ वही इसके अंदर थी। उसके बाद 2016 के बाद हमने क्या किया, 2017 में जब इसका नेक्स्ट जब एक्सरसाइज होती है, हमने इसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया अभ्यास काजिद। ठीक है। उसके बाद जब अभी ये होने वाला है, यानी 2023 में, ये कौन सा होगा, ये होगा 7वां संस्करण। ठीक है। 2023 में हमने क्या किया, इसके अंदर वायुसेना को भी जोड़ दिया। अब वायुसेना को जोड़ दिया तो ये द्विसेवा अभ्यास बन गया है, यानी थल सेना और वायुसेना भारत का और कजाकिस्तान का इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बात करता है अपार के बारे में। देखिए, अपार को हिंदी में बोलते हैं स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। अब आपको बताना है अपार के संदर्भ में, यहाँ पर 3 आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कितने सही हैं। पहला जो स्टेटमेंट वो बोलता है यह एक राष्ट्रीय एक छात्र आईडी पहल का हिस्सा है। अपार डिजी लॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। पहल के तहत प्रत्येक छात्र को केवल 14 वर्षों के लिए अपार आईडी मिलेगी। देखिए, जो अपार आईडी है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, या फिर किसी और तरीके से भी हो सकती है। वन नेशन वन आईडी की इसमें बात की गई है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। आते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है जो आपने 3 यहाँ पर ऑप्शन पढ़े हैं उनमें से कितने सही हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, यानी सभी सही हैं, और कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको भी सोल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो सही है और 1 स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सी है, वो है 3rd स्टेटमेंट, यानी ये गलत है, और 1st स्टेटमेंट एंड 2nd स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अपार क्या है। देखिए, जो अपार है, ठीक है, अपार की फुल फॉर्म क्या है, वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। ठीक है, ये क्या है, अपार है। अभी हाल ही में क्या हुआ है ना कि जो कई स्कूलों से कहा गया है कि आप जो विद्यार्थियों के माता पिता हैं उनसे सहमति लें कि हम उनका एक पहचान पत्र बनाएं, यानी अपार को बनाएं। ठीक है, कई जो राज्य सरकार हैं उन्होंने ये स्कूलों से कहा है कि आप ऐसा काम कीजिए, अनुमति लीजिए पेरेंट्स से और अपार को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कीजिए। देखिए, हमारा जो एक पहल है, एक इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी एक राष्ट्रीय एक छात्र आईडी, उसी का ये हिस्सा है। यानी अपार जो है वो इसी का एक हिस्सा है कि एक आईडी बनेगी। ठीक है, स्टूडेंट एक आईडी बनेगी, उसी के अंदर आपका सारा जो सारे डॉक्यूमेंट होंगे, आपने क्या क्या कर रखा है, आपने 12th पास कर रखी है, 10th पास कर रखी है, जो भी आपने काम कर रखे हैं वो सारे आपका अपार के अंदर ही स्टोर होगा। ये जो हमारे पास जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, उसी में आपको देखने को मिलेगा, उसी का एक पार्ट है। ठीक है। अब जो डिजी लॉकर है वहां पर अगर आपको प्रवेश करना है तो वहां पर आपको अपार चाहिए होगा। ठीक है, इसीलिए जो 2nd ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से आपके पास एक आधार कार्ड है जो आपके लाइफ टाइम तक चलेगा,
ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा। उसी प्रकार से जो अपार आईडी होगी ना, अपार एक स्टूडेंट जो आईडी होगी वो भी एक लाइफ टाइम के लिए रहेगी। आपको एक बार ये आईडी दे दी जाएगी, उसके बाद ये लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगी। जैसे जैसे आप डिग्री लेते जाएंगे वो इसके अंदर ऐड होते जाएगी। अगर आपको मान लेते हैं कि आप 12वीं क्लास में थे, अब आपको जाना है कॉलेज में, तो वहाँ पर आप जाएंगे, अपना अपार आईडी कार्ड देंगे यानी स्टूडेंट आईडी कार्ड देंगे, तो उसी से उनके पास सारे डॉक्यूमेंट आपके पहुँच जाएंगे कि आपने क्या कर रखा है, आपके क्या क्या परसेंटेज थे। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उम्मीद है आपने अपार के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बात करता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, अब आपको बताना है कितने सही हैं। जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। अधिकरण के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सदस्यों की जो संख्या है 10 से कम नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है कितने सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, 2 स्टेटमेंट गलत हैं। अब स्टेटमेंट कौन सा सही है, वो है 3rd स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। 2nd स्टेटमेंट गलत है, 1st स्टेटमेंट भी गलत है। चलिए थोड़ा सा हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो एनजीटी है यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको 2010 में स्थापित किया गया था। किस एक्ट के द्वारा किया गया था? एक्ट था एनजीटी अधिनियम 2010। इसका जो मुख्यालय है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो आपको भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में देखने को मिलेंगी। संरचना की बात करते हैं तो इस ट्राइब्यूनल में आपको एक अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, कुछ न्यायिक सदस्य होंगे और कुछ स्पेशलिस्ट सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन परामर्श करने का काम करते हैं सीजीआई। परामर्श करने का काम सीजीआई करते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ था कि नियुक्ति करते हैं सीजीआई, सीजीआई नियुक्ति नहीं करते हैं, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, सीजीआई सिर्फ परामर्श करते हैं। इसीलिए वो स्टेटमेंट सेकंड था वो गलत हो जाता है। बाकी जो न्यायिक सदस्य होते हैं और जो स्पेशलिस्ट सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति के द्वारा की जाती है। अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं, सदस्यों की बात करते हैं, तो 10 से कम नहीं हो सकता और 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते मेंबर, यानी 10 और 20 के अंदर ही ये आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए 3rd स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। अब जो ये मेंबर होंगे या तो 5 साल तक काम करेंगे या फिर 70 वर्ष तक काम करेंगे, ठीक है, और इनको दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उम्मीद है आपने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन है वो बोलता है निम्नलिखित में से किसे कछुओं की विशेषताओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह है कछुआ, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। इनके पास ऊंचे गुंबदकार, गोलाकार, भारी कवच वाले होते हैं। ये जल में जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं, मुख्यतः सर्वाहारी होते हैं, मोटी स्तंभाकार टांगे होती हैं, पंजे जैसी उंगलियां होती हैं। अब आपको बताना है कि 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 यानी सभी के सभी सही हैं। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 4 जो ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ये दोनों आपको गलत देखने को मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कछुओं के बारे में। देखिए यहाँ पर है कछुआ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टर्टल। फोटो आप यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। अगर कवच की आकार की बात करते हैं तो ये आपको कुछ ऊंचे और गुंबद आकार के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक गोलाकार जैसे होते हैं और इनका जो कवच होता है काफ़ी भारी होता है। इनके कवच की बात करते हैं तो पतला होता है और लेकिन सुव्यवस्थित होता है, बहुत अच्छे से
व्यवस्थित होता है। प्राकृतिक आवास की बात करते हैं तो ये जो कछुआ है मुख्यतः आपको स्थलीय यानी स्थल के ऊपर देखने को मिलेगा, और जो टर्टल है जल में जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं, ज़्यादातर आपको वाटर के अंदर, सागर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। आहार की बात करते हैं तो कछुए मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, ठीक है, और जो टर्टल होते हैं वो सर्वाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। अंग की बात करते हैं तो मोटी स्तंभकार टांगे होती हैं, पंजे जैसी उंगलियां होती हैं, ठीक है, और इनके कैसे होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जालेदार देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए जो ये दोनों ऑप्शन थे कि ये सर्वाहारी होते हैं, ये गलत है, वो शाकाहारी होते हैं। जल में जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं, ये भी गलत है। इसीलिए 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन में बोलता है मीथेन उत्सर्जन, यानी मीथेन के एमिशन की बात हो रही है। फिर से आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनमें से कितने सही हैं। पहला स्टेटमेंट है वायुमंडल में अपने अस्तित्व के लिए प्रारंभिक 20 वर्षों में मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होता है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होता है। जो मीथेन है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के उत्पादन को रोकता है। मवेशियों के चारों में सुधार से मवेशियों द्वारा मीथेन के एमिशन को कम करने में मदद मिल सकती है। अब आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हैं, एक स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है। गलत कौन सा है? वो है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और थर्ड भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम मीथेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वायुमंडल के अंदर जो मीथेन होती है ना वो CO2 के कंपैरिजन में 80 गुना अधिक उष्मा को अवशोषित करती है। तो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। जो मीथेन है ट्रोपोस्फीयर में ओजोन को बढ़ावा देती है, ना कि कम करती है, ठीक है, और इसी के कारण जब ओजोन वहाँ बन जाती है, ओजोन वहाँ पे पॉल्यूशन का काम करती है, और इसी पॉल्यूशन से पूरे साल में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट था वो कहता है कि अगर हम चारे के अंदर कुछ बदलाव कर देते हैं तो उससे मीथेन का उत्सर्जन कम हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हरित धरा नाम से एक प्रोडक्ट को बनाया है। इस प्रोडक्ट के वजह से, यानी इसको हम जब गायों को या फिर इनको खिलाएंगे ना, इन एनिमल्स को खिलाएंगे, तो क्या होगा, जो एमिशन होगा वो 17 से लेके 20% तक कम हो सकता है, और इससे दूध के उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा मीथेन के बारे में और देख लेते हैं। देखिए जो मीथेन गैस है एक रंगहीन गैस है और गंधहीन गैस है। इसका मुख्य रूप से हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, यानी नेचुरल गैस का एक मुख्य घटक है। रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसको हम CH4 बोलते हैं, ठीक है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। इसकी खोज की गई थी 1776 में। इटली और स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे एलेसांड्रो वोल्टा, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये जल में घुलता नहीं है, वायु से हल्का होता है, और जो CNG होती है CNG में मुख्य रूप से आपको मीथेन देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए जो मीथेन है वो वायुमंडल में लगभग 10 सालों तक बन के रहती है, और जो CO2 है वो 1000 सालों से भी ज़्यादा समय तक बनी रहती है। लेकिन मीथेन 80 गुना क्या करती है, ज़्यादा उष्मा को एब्जॉर्ब करती है एज कंपेयर टू CO2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसका जो पहली लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और जो सेकंड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। जो एक अच्छी ओजोन परत होती है वो आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर में, जो सूर्य से किरणें आती हैं पराबैंगनी किरणों को मतलब धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आने नहीं देती है। ये एक अच्छी लेयर होती है ओजोन की। लेकिन अगर
ओजोन ट्रोपोस्फीयर बन जाता है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, एक पॉल्यूशन का काम करेगा। ये कैसे बनता है, ये आपको पता है कि हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं वहाँ से सल्फर निकलता है, ठीक है, इंडस्ट्री होती है वहाँ से भी कुछ पॉल्यूशन निकलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी ओजोन की। जब ओजोन की यहाँ पे लेयर बन जाएगी ट्रोपोस्फीयर में, तो ये एक पॉल्यूशन का काम करेगा। क्या काम करेगा, पॉल्यूशन का काम करेगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उम्मीद है आपने मीथेन के बारे में अच्छे से समझ लिया। आज हमने डिस्कस किए 5 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।